नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस खास और प्रेरणादायक यात्रा में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने न केवल अमीर बनने के तरीके सिखाए बल्कि हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति दी। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और यही कारण है कि इसे सफलता की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सोचो और अमीर बनो का मतलब क्या है? क्या सच में केवल सोचने से हम अमीर बन सकते हैं? क्या ये कोई जादू की तरह काम करता है? नहीं, यह कोई जादू नहीं है। यह एक सिद्धांत है, एक तरीका है जो न केवल धन की प्राप्ति के लिए बल्कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करता है। नेपोलियन हिल ने इस किताब में उन सारे विचारों और सिद्धांतों को साझा किया है जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग अपनाते आए हैं। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 25 साल तक शोध किया। वे उस समय के सबसे बड़े उद्योगपतियों और सफल व्यक्तित्वों से मिले, जैसे एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और बहुत सारे और भी लोग जिन्होंने अपनी सोच और मानसिकता को सही दिशा दी और दुनिया में नाम कमाया। हिल ने उन सभी से जो सीखा उसे इस किताब में साझा किया। उनका मानना था कि अगर किसी के पास सटीक मानसिकता, सही दिशा में सोचने की क्षमता और सही रणनीति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी है वह आपकी सोच और मानसिकता का परिणाम है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब में नेपोलियन हिल ने 13 शक्तिशाली सिद्धांतों का वर्णन किया है जो आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। ये सिद्धांत केवल धन के बारे में नहीं है बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन, संबंधों और खुशहाली को भी प्रभावित करते हैं। अब इस आवाज में हम उन सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से समझेंगे जिन्हें इस किताब में बताया गया है। इस यात्रा के दौरान हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आपकी सोच की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है और आपको आपके सपनों के करीब ला सकती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता और समृद्धि पाना चाहते हैं तो इस किताब के सिद्धांतों को ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि यह किताब आपको वह रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर आप न केवल अमीर बन सकते हैं बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच में ऐसे कौन से रहस्यमय सिद्धांत हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला अध्याय, इच्छा शक्ति का शक्ति, डिजायर। इस अध्याय की शुरुआत में नेपोलियन हिल हमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताते हैं जो कि है इच्छा या डिजायर। अगर हम इसे सही तरीके से समझें तो हम जान सकते हैं कि इच्छा सिर्फ एक साधारण चाहत नहीं होती बल्कि यह किसी भी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जिंदगी में कुछ पाना है तो उसे पहले अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से जानना और समझना होगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आपके भीतर एक ठोस और प्रबल इच्छा हो तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस इच्छा का अर्थ केवल कुछ पाने की इच्छा नहीं है बल्कि यह आपके भीतर एक ऐसा जुनून होना चाहिए जो आपको हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता रहे। यह इच्छा एक आंतरिक शक्ति बन जाती है जो आपको हर मुश्किल को पार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या है प्रबल इच्छा? ये प्रबल इच्छा वह ताकत है जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खुद को तैयार करने और निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये केवल सोचना नहीं होता बल्कि वह आंतरिक दृढ़ संकल्प होता है जो आपको उस इच्छा को हासिल करने के लिए सभी बाधाओं को पार करने की प्रेरणा देता है। नेपोलियन हिल के अनुसार आपको अपनी इच्छा को एक स्पष्ट और निश्चित रूप में परिभाषित करना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सफलता आपकी अपेक्षाओं के अनुसार हो तो आपको ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। इसे एक विशेष रूप में परिभाषित करना आपके लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक संपत्ति चाहते हैं तो आपको ये स्पष्ट रूप से जानना होगा कि उस संपत्ति का आकार क्या होगा, वह कहाँ होगी और उसे प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने होंगे। अर्थपूर्ण लक्ष्य और योजना का होना। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा है कि इच्छा के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। यही नहीं, इच्छा को केवल एक मन में आने वाली विचार के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए आपको एक सुस्पष्ट योजना बनानी होती है जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। जब तक आपके पास एक ठोस योजना और क्रियावली नहीं होगी तब तक आपकी इच्छा मात्र एक सपना बनकर रह जाएगी। उनके अनुसार एक ठोस योजना बनने के बाद आपको उसे लागू करना होगा और यदि रास्ते में कोई कठिनाई या रुकावट आती है तो आपको उसे पूरी मेहनत और धैर्य के साथ पार करना होगा। विशाल इच्छाओं को पूरा करने के लिए 6 कदम। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक 6 सिद्धांत का तरीका बताते हैं जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी तरह से साकार कर सकता है। आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको क्या चाहिए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। ये लक्ष्य वित्तीय, व्यक्तिगत या किसी अन्य रूप में हो सकता है।
कितना पैसा चाहिए? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक निश्चित राशि की आवश्यकता हो सकती है। यह जरूरी है कि आप ये जानें कि आपको कितनी राशि चाहिए और क्यों। आपके द्वारा जोड़ा गया समय, एक निश्चित समय सीमा तय करें। ये समय सीमा आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दिशा देती है। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? आपको ये तय करना होगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या देने के लिए तैयार हैं, चाहे वह समय हो, प्रयास हो या कोई अन्य संसाधन। विश्वास, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास रखें। आपको ये पूरी तरह से मानना होगा कि आप इसे प्राप्त करेंगे। विश्वास ही वह शक्ति है जो आपके प्रयासों को जीवित रखती है। मानसिक छवि बनाए रखें, अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक छवि बनाए रखें। यह आपको हर दिन उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा जो आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। कहानी से समझें। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक प्रेरणादायक कहानी भी बताते हैं, हेनरी फोर्ड की। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी कारों के लिए नए प्रकार की इंजीनियरिंग डिज़ाइन शुरू की तो उन्हें कई बार विफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा और विश्वास ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उन्होंने अपनी इच्छा को दृढ़ता से कायम रखा और अंततः फोर्ड मोटर कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बना दिया। निष्कर्ष, इस पहले अध्याय का संदेश यही है कि इच्छा किसी भी सफलता की कुंजी है। अगर आपके पास स्पष्ट इच्छा, एक ठोस योजना और विश्वास है तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी इच्छा को एक ठोस रूप में परिभाषित करना होगा और इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनानी होगी। यदि आपने ये किया तो सफलता केवल एक कदम दूर है। दूसरा अध्याय, विश्वास, फेथ। अगर पहले अध्याय में इच्छा, डिजायर की शक्ति के बारे में बात की गई थी तो इस अध्याय में हम विश्वास, फेथ की शक्ति के बारे में बात करेंगे। नेपोलियन हिल के अनुसार कोई भी इच्छा या सपना तभी साकार हो सकता है जब उस इच्छा के साथ एक मजबूत और अडिग विश्वास जुड़ा हो। विश्वास न केवल मानसिक शक्ति है बल्कि यह वह भावना है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। विश्वास का प्रभाव। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि यह हमारे मन की शक्ति है। हमारे विचारों और विश्वासों के द्वारा ही हम अपनी दुनिया को आकार देते हैं। जब हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो हम उसे अपनी पूरी ताकत से प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। हिल बताते हैं कि विश्वास एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है। यदि हम खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें उन्हीं सपनों को हासिल करने के लिए दिशा दिखाएगा। विश्वास और सकारात्मक मानसिकता का संबंध। विश्वास एक सकारात्मक मानसिकता को जन्म देता है। ये हमें न केवल प्रेरित करता है बल्कि हमारी सोच को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करता है। नेपोलियन हिल का मानना है कि हमारी सकारात्मक सोच ही हमें आत्मविश्वास और उत्साह देती है, जिससे हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यही विश्वास हमें जीवन में सफल होने के रास्ते पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। विश्वास को कैसे बढ़ाएं? नेपोलियन हिल इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इसे एक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया है जिसे ऑटोसजेस्शन या आत्मप्रेरणा कहते हैं। आत्मप्रेरणा का मतलब है कि आप अपने विचारों और शब्दों को उस दिशा में मोड़ें जिसमें आप विश्वास करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट होते हैं तो आपका विश्वास स्वतः मजबूत होता है। आपका मन और भावना एक हो। यह जरूरी है कि आपका विश्वास आपके मन और भावना दोनों से जुड़ा हो। केवल मानसिक रूप से किसी चीज़ पर विश्वास करना काफ़ी नहीं है, आपको दिल से भी उस विश्वास को महसूस करना होगा। स्वयं को बार बार बताएं। आत्मप्रेरणा का एक तरीका है कि आप खुद से बार बार यह कहें कि आप सफल होंगे, जैसे मैं अमीर बनूंगा या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। इन शब्दों को बार बार अपने मन और मनोभावनाओं में दोहराने से आपका विश्वास मजबूत होगा। विश्वास की शक्ति का उदाहरण। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कई प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं जो विश्वास की शक्ति को साबित करते हैं। इनमें से एक है थॉमस एडिसन की कहानी, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। एडिसन ने जब अपने बल्ब के निर्माण के लिए प्रयोग करना शुरू किया था तो वह कई बार विफल हुए, लेकिन उनका विश्वास उनके सपने पर कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने अपने बल्ब को सफलतापूर्वक बनाकर न केवल एक अद्भुत आविष्कार किया बल्कि अपनी निष्ठा और विश्वास के कारण पूरी दुनिया को रोशन किया। विश्वास और डर। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, वहीं डर हमें पीछे खींचता है। डर हमारे अवचेतन मन में संदेह पैदा करता है और यह हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यदि हमें विश्वास की शक्ति का पूरा लाभ उठाना है तो हमें डर को खत्म करना होगा। हिल बताते हैं कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है। ये केवल तभी अस्तित्व में आता है जब हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि हम खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो डर का कोई स्थान नहीं रह जाता। विश्वास को साकार करने के 4 तरीके। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास को साकार करने के लिए 4 तरीके हैं
जिन्हें यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। दृढ़ नियत, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, यानी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हो। आत्म प्रेरणा, अपने आप को बार बार यह याद दिलाएं कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे प्राप्त करेंगे। सकारात्मक सोच, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपने आप को हर दिन यह विश्वास दिलाएं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मनोबल, जब भी कठिनाइयां आएं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। निरंतर संघर्ष करने से आपका विश्वास और भी मजबूत होगा। निष्कर्ष, इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि विश्वास किसी भी सफलता के लिए सबसे अहम तत्व है। ये हमें न केवल हमारे लक्ष्यों के प्रति अडिग बनाए रखता है, बल्कि यह हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जो हमें किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास से भर देती है। यदि आपने अपनी इच्छा के साथ विश्वास को जोड़ दिया तो आप किसी भी बाधा को पार करके अपनी सफलता को साकार कर सकते हैं। तीसरा अध्याय, आत्म प्रेरणा, ऑटो सजेस्शन। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच में तीसरे अध्याय का नाम है ऑटो सजेस्शन, यानी आत्म प्रेरणा। यह अध्याय न केवल आपके मानसिक दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन को नियंत्रित करने के एक प्रभावी तरीका है। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप अपने मन और विचारों को एक निश्चित दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे आपके अंदर किसी विशेष उद्देश्य के प्रति विश्वास और विश्वास पैदा होता है। आत्म प्रेरणा का महत्व, नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में आत्म प्रेरणा के महत्व को समझाया है और बताया है कि यह हमें अपने विचारों और इच्छाओं को हमारे अवचेतन मन में साकार करने के लिए प्रेरित करता है। हिल के अनुसार, आपका अवचेतन मन आपके द्वारा हर समय सोचने और महसूस करने वाले विचारों को आत्मसात करता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये सच है कि हम अपनी इच्छाओं और सपनों को केवल तभी साकार कर सकते हैं जब हमारे अवचेतन मन में उनका गहरा विश्वास और उनका परिपूर्ण चित्र होगा। आत्म प्रेरणा के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को उस दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हो। आत्म प्रेरणा की प्रक्रिया, नेपोलियन हिल आत्म प्रेरणा की प्रक्रिया को समझाते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन में डाल सकते हैं। हिल इसे एक सक्रिय और निरंतर अभ्यास के रूप में पेश करते हैं। आत्म प्रेरणा का अर्थ यह नहीं है कि केवल सोचें और चीजें हो जाएं। यह एक निरंतर प्रयास है जहां आपको अपनी सोच और विश्वासों को बार बार खुद से दोहराना होगा। कैसे करें आत्म प्रेरणा? नेपोलियन हिल ने आत्म प्रेरणा को 5 चरणों में विभाजित किया है, जिन्हें लागू करने से हम अपनी इच्छाओं को अपनी मानसिकता और अवचेतन मन में भर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? क्लियर डिजायर, सबसे पहला कदम है ये जानना कि आप क्या चाहते हैं। यह आपको स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। जब आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उसे अपनी मानसिकता और अवचेतन मन में स्थान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक निश्चित वित्तीय सफलता हासिल करना है, तो आपको ये जानना होगा कि आपको कितनी राशि चाहिए और उस राशि के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने होंगे। यह आत्म प्रेरणा की प्रक्रिया का पहला कदम है, स्पष्ट इच्छा को परिभाषित करना। आपके पास कितनी राशि चाहिए? डेफिनेटनेस ऑफ अमाउंट। हिल बताते हैं कि केवल ये कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं पर्याप्त नहीं है। आपको ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप कितनी राशि चाहते हैं। इस राशि को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे और किन कदमों को उठाएंगे, ये भी आपको तय करना होगा। आप उसे कब प्राप्त करना चाहते हैं? डेफिनेटनेस ऑफ टाइम। आत्म प्रेरणा के अगले कदम में आपको ये भी तय करना होगा कि आप अपना लक्ष्य कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा का होना आवश्यक है। जब आप समय सीमा तय करते हैं तो आपके पास एक निश्चित दिशा और उद्देश्य होता है जो आपकी प्रगति की गति को नियंत्रित करता है। आप क्या देने के लिए तैयार हैं? What will you give in return? हिल बताते हैं कि सफलता सिर्फ एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या देने के लिए तैयार हैं। ये किसी भी रूप में हो सकता है, समय, ऊर्जा या कड़ी मेहनत। अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी उसकी कीमत चुकानी होती है। आपका विश्वास, योर बिलीफ, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आत्म प्रेरणा की प्रक्रिया में आपका विश्वास प्रमुख भूमिका निभाता है। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आप इसे प्राप्त करेंगे। यह विश्वास आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और उसे उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिससे आपका लक्ष्य साकार हो। आत्म प्रेरणा का निरंतर अभ्यास। आत्म प्रेरणा एक ऐसा अभ्यास है जिसे निरंतर और नियमित रूप से किया जाना चाहिए। हिल के अनुसार, जब आप हर दिन अपने लक्ष्य और इच्छाओं को बार बार खुद से कहते हैं और विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे मान्यता देता है। आपको इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा, जैसे आप अपनी दिनचर्या को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। इसे एक आदत के रूप में विकसित करें और जल्द ही यह प्रक्रिया आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आत्म प्रेरणा के प्रभाव। नेपोलियन हिल ने यह भी बताया है कि आत्म प्रेरणा का परिणाम केवल आपके अवचेतन मन पर नहीं होता, बल्कि यह आपके विचारों, क्रियाओं और निर्णयों को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास और विश्वास के साथ काम करते हैं तो आपके फैसले अधिक सटीक और उद्देश्यपूर्ण होते हैं और आप लगातार सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं।
प्रेरणादायक उदाहरण। हिल इस अध्याय में एक प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं एंड्रू कार्नेगी का। कार्नेगी, जिन्होंने 19वीं सदी में स्टील उद्योग में क्रांति ला दी थी, उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति के भीतर अगर आत्मप्रेरणा हो तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने खुद अपनी सफलता को आत्मप्रेरणा की शक्ति से जोड़ा और अपने पूरे जीवन में इसे लागू किया। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आत्मप्रेरणा न केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, बल्कि यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अगर हम अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आत्मप्रेरणा के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को अपने सपनों और इच्छाओं के अनुसार साकार करने में मदद कर सकते हैं। चौथा अध्याय, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के चौथे अध्याय का नाम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। इस अध्याय में हिल बताते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विशेषज्ञता का ज्ञान वह वास्तविक कुंजी है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। विशेष ज्ञान का महत्व। हिल के अनुसार सामान्य शिक्षा और ज्ञान का एक सीमा तक प्रभाव होता है, लेकिन जब हम एक विशेष क्षेत्र में गहरी जानकारी हासिल करते हैं तब हम उसमें विशेषज्ञ बन जाते हैं और यही विशेषज्ञता हमें सफलता की ओर ले जाती है। आप किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह वित्तीय मामलों से संबंधित हो, तकनीकी हो या किसी अन्य व्यावसायिक क्षेत्र से। लेकिन केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सही इस्तेमाल और उसका व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता सबसे ज़्यादा मायने रखती है। विशेष ज्ञान और आम ज्ञान के बीच अंतर। हिल ये स्पष्ट करते हैं कि सामान्य ज्ञान और विशेषज्ञता का ज्ञान दोनों अलग अलग होते हैं। सामान्य ज्ञान वह है जो हम स्कूल, कॉलेज या अन्य सामान्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ये हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है, लेकिन ये हमें विशिष्ट सफलता नहीं दिलाता। उदाहरण के लिए, आम ज्ञान में गणित, विज्ञान, इतिहास, साहित्य इत्यादि शामिल होते हैं, जो सामान्य रूप से सभी के पास होते हैं। दूसरी ओर, विशेषज्ञता का ज्ञान किसी विशेष क्षेत्र में गहरी और विशिष्ट जानकारी होती है। यह उस क्षेत्र के बारे में अत्यधिक विशेषज्ञता का प्रमाण होता है, जैसे कि किसी तकनीकी मशीन के बारे में या किसी व्यापार की रणनीति के बारे में गहरा ज्ञान होना। जब हम किसी विशेष ज्ञान में विशेषज्ञ बन जाते हैं तो हमारे पास वह क्षमता होती है जिससे हम उस ज्ञान का सही उपयोग करके अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के उपाय। नेपोलियन हिल इस अध्याय में ये बताते हैं कि विशेष ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं। पढ़ाई और शिक्षा। विशेष ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका है निरंतर पढ़ाई और शिक्षा। आपको उस क्षेत्र में गहरी जानकारी हासिल करने के लिए किताबें, जर्नल्स और अन्य अध्ययन सामग्री का उपयोग करना होगा। अनुभव। केवल पढ़ाई से ही विशेष ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि किसी विशेष क्षेत्र में अनुभव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो उस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति, कठिनाइयाँ और अवसरों को समझ पाते हैं। यही अनुभव आपको विशेषज्ञ बनने में मदद करता है। अंतरंग संपर्क और नेटवर्किंग। यह जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से संपर्क करें और उनसे सीखें। अपने क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से बातचीत करने और उनके विचारों को समझने से आप अपने ज्ञान को और भी विस्तृत कर सकते हैं। अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना। इसके अलावा आपको अपने क्षेत्र में नवीनतम शोध, रिपोर्ट या व्यावसायिक वार्ता का भी पालन करना चाहिए। यह आपको अपने ज्ञान को अपडेट रखने में मदद करेगा और आप समय के साथ प्रासंगिक बने रहेंगे। ज्ञान का उपयोग और उसका सही समय पर प्रयोग। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। हिल बताते हैं कि यदि आपके पास किसी विषय का गहन ज्ञान है, लेकिन यदि आप उसे लागू नहीं करते तो वह किसी काम का नहीं है। इसलिए ये जानना कि कब और कैसे उस ज्ञान को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक और बात हिल इस अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान की असली शक्ति तब सामने आती है जब आप इसे व्यवस्थित रूप से किसी उद्देश्य के लिए लगाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप जिस ज्ञान को प्राप्त करें वह आपके लक्ष्यों से मेल खाता हो और उसे प्राप्त करने के लिए आपके पास एक स्पष्ट और संगठित योजना हो। संसाधनों का प्रभावी उपयोग। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि विशेष ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम इस ज्ञान का सही संसाधनों के साथ प्रभावी उपयोग करें। यदि हमारे पास विशेषज्ञता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथ कौन से संसाधन जुड़े हैं, जैसे लोग जो आपकी मदद कर सकते हैं, पैसा जिसे आप निवेश कर सकते हैं, समय जो आप सीखने और बढ़ने में लगा सकते हैं, और संसाधन जो आपके ज्ञान को साकार करने में मदद करेंगे। सफलता के उदाहरण। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में कई प्रेरणादायक उदाहरण दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि विशेषज्ञता का ज्ञान कैसे सफल व्यक्तियों के लिए कारगर साबित हुआ। एंड्रू कार्नेगी का उदाहरण सबसे प्रसिद्ध है। एंड्रू कार्नेगी, जो स्टील उद्योग के क्षेत्र में महान थे, उनका मानना था कि विशेष ज्ञान प्राप्त करने से सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। कार्नेगी ने कभी भी खुद को एक विशेषज्ञ के रूप में नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने अपनी सफलता को उस विशेषज्ञता के साथ जोड़ा जो उन्होंने अपने सहयोगियों से प्राप्त की थी।
वह उन लोगों के साथ काम करते थे जिनके पास विशेष ज्ञान था और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते थे। विकल्प की तलाश में नहीं खोना। यह अध्याय इस विचार को भी प्रस्तुत करता है कि विशेषज्ञता का ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए उस क्षेत्र में श्रेष्ठ बने रहेंगे। समय के साथ आपको अपनी विशेषज्ञता को अद्यतन करना होता है और नई जानकारी प्राप्त करनी होती है। निष्कर्ष। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि विशेष ज्ञान सफलता का एक प्रमुख तत्व है। सामान्य ज्ञान से परे जाकर आपको उस क्षेत्र में गहरे और विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। जितना अधिक आप उस विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ बनेंगे, उतनी अधिक आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अपने ज्ञान का सही उपयोग करके और उसे व्यवस्थित रूप से लागू करके आप न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 5वां अध्याय, कल्पना, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के 5वें अध्याय का नाम है इमेजिनेशन यानी कल्पना। यह अध्याय ये समझाता है कि सफलता की दिशा में कल्पना और विचारों का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। हिल के अनुसार कल्पना ही वह शक्ति है जो आपके विचारों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करती है। कल्पना का महत्व। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में बताया कि कल्पना एक अत्यंत शक्तिशाली और अनमोल गुण है। कल्पना का मतलब केवल स्वप्न देखने से नहीं है, बल्कि यह विचारों और दृश्यों को मन में चित्रित करने की प्रक्रिया है। जब हम अपने विचारों को मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम उन विचारों को अपने जीवन में वास्तविकता में बदल सकते हैं। हिल के अनुसार जो लोग महान कार्यों को करने में सक्षम होते हैं वे अक्सर अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करते हैं। वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से मन में देखते हैं और फिर उन्हें वास्तविकता में साकार करने के लिए कदम उठाते हैं। कल्पना की 2 श्रेणियां। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कल्पना को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटते हैं। संवेदनशील कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये वह प्रकार की कल्पना है जो पहले से मौजूद विचारों और जानकारी के आधार पर नए विचारों और योजनाओं को बनाती है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी मौजूदा जानकारी का उपयोग करते हुए नई सोच और समाधान उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय अपने व्यवसाय के लिए नई रणनीति सोचने में संवेदनशील कल्पना का इस्तेमाल करता है। ये कल्पना नए विचारों को उत्पन्न करने और पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ने में मदद करती है। निर्माणात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वह प्रकार की कल्पना है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से नए और अद्भुत विचारों को उत्पन्न करता है। ये कल्पना उस स्तर की होती है जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा सोचता है जो पहले कभी नहीं सोचा गया हो। यह एक प्रकार की रचनात्मकता है जो नवाचार और आविष्कार की दिशा में जाती है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने निर्माणात्मक कल्पना का इस्तेमाल किया था, जिसने उन्हें बड़ी खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित किया। कल्पना और सफलता। नेपोलियन हिल का ये भी कहना है कि कल्पना न केवल एक मानसिक अभ्यास है, बल्कि यह सफलता की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक तत्व है। अगर आपके पास कोई स्पष्ट और सटीक लक्ष्य है, तो कल्पना आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और उस पर काम करने में मदद करती है। कल्पना आपके लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने का एक तरीका है जिससे आपको यह महसूस होता है कि आप उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने उद्देश्य को मानसिक रूप से देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस उद्देश्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। कल्पना की शक्ति और आत्मविश्वास। कल्पना और आत्मविश्वास के बीच गहरा संबंध है। जब आप अपने लक्ष्यों को कल्पना के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और विश्वास का संचार होता है। आपका अवचेतन मन यह मानता है कि वह लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम है। यह आत्मविश्वास आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और आपको अपने लक्ष्य की दिशा में कदम उठाने की शक्ति देता है। जैसे जैसे आप अपनी कल्पनाओं को और अधिक स्पष्ट और यथार्थवादी बनाते हैं, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता जाता है। कल्पना के अभ्यास। नेपोलियन हिल इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि कल्पना का सही उपयोग तभी होता है जब हम इसे एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाते हैं। हिल के अनुसार हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी कल्पनाओं को विस्तार से सोचें। इस अभ्यास को निरंतरता से करते रहने से आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और वह आपके जीवन में धीरे धीरे साकार होंगे। कल्पना का उपयोग कैसे करें? यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी कल्पना का उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट और विशेष लक्ष्य निर्धारित करें। ये लक्ष्य किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वह वित्तीय सफलता, व्यक्तिगत विकास या कुछ और हो सकता है। ये लक्ष्य जितना स्पष्ट और विशिष्ट होगा उतना ही अच्छा होगा। कल्पना के माध्यम से लक्ष्य को साकार करें। अब इस लक्ष्य को अपनी कल्पना के माध्यम से देखें। उसे अपने मन में एक स्पष्ट चित्र के रूप में देखने की कोशिश करें। महसूस करें कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और आप उस सफलता के क्या अनुभव कर रहे हैं। विश्वास बनाए रखें। जब आप अपनी कल्पनाओं को देखते हैं तो अपने मन में विश्वास रखें कि यह संभव है। यह विश्वास और आत्मविश्वास आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है। कल्पना के समय पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को देख रहे होते हैं
तो यह जरूरी है कि आप अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को उस लक्ष्य में केंद्रित करें। सफलता के उदाहरण नेपोलियन हिल इस अध्याय में कई प्रेरणादायक उदाहरण भी देते हैं। वे हैरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। फोर्ड ने अपनी कल्पना में एक ऐसे ऑटोमोबाइल का चित्रण किया था जिसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सके और जिससे हर व्यक्ति के पास एक कार हो। कल्पना और धन का संबंध हिल ये भी बताते हैं कि कल्पना और धन का संबंध भी है। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को कल्पना में स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होता है। धन का अर्जन सिर्फ एक विचार और योजना की बात है जिसे आप अपनी कल्पना के माध्यम से साकार कर सकते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कल्पना न केवल एक मानसिक प्रक्रिया है बल्कि यह आपकी सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जब आप अपनी कल्पनाओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उन्हें विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह एक निरंतर अभ्यास है जो समय के साथ आपको और अधिक सफलता की दिशा में अग्रसर करेगा। छठा अध्याय, योजनाबद्ध योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के छठे अध्याय का नाम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी योजनाबद्ध योजना। इस अध्याय में हिल ये बताते हैं कि केवल इच्छा और कल्पना से सफलता प्राप्त नहीं होती बल्कि इसके लिए एक संगठित और ठोस योजना की आवश्यकता होती है। वह मानते हैं कि सफलता के रास्ते पर एक ठोस और व्यवस्थित योजना आपके लिए निश्चित रूप से रास्ता खोल सकती है। योजनाबद्ध योजना का महत्व नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता की दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिना योजना के केवल इच्छा और उत्साह के साथ कुछ भी हासिल करना असंभव होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक संगठित व्यावसायिक योजना बनाएं जिसे हम एक कदम से कदम तरीके से लागू कर सकें। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक योजना और रणनीति की आवश्यकता होगी। यहीं पर एक मजबूत सुनियोजित योजना की आवश्यकता महसूस होती है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। योजना बनाने के मुख्य सिद्धांत हिल इस अध्याय में बताते हैं कि एक प्रभावी और सफल योजना बनाने के कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों को समझना और लागू करना सफलता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। स्पष्ट उद्देश्य तय करें। सबसे पहले एक स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य तय करें। इस उद्देश्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी योजना के लिए दिशा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य किसी व्यवसाय को शुरू करना है तो इसे विस्तृत रूप से समझें कि आप किस तरह से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता होगी। अपने लक्ष्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी कदम उठाने वाले हैं उस पर पूरी जानकारी और विचार करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी योजना में प्रत्येक कार्य को स्पष्ट रूप से समझें। क्या आपको पूंजी की आवश्यकता है? आपके पास कौन से संसाधन हैं? क्या आपकी टीम तैयार है? इन सभी सवालों के उत्तर आपको अपनी योजना के अंदर पहले से ही देने होंगे। समय की सीमा निर्धारित करें। हिल कहते हैं कि बिना किसी समय सीमा के योजना बनाना बेकार है। समय एक महत्वपूर्ण तत्व है। योजना में एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें ताकि आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद मिले और आप किसी भी काम को अनिश्चित काल तक न लटकाएं। संसाधनों का अवलोकन करें। आपकी योजना में आपको ये भी विचार करना होगा कि आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं और आपको कौन से नए संसाधनों की आवश्यकता होगी। संसाधन केवल धन ही नहीं बल्कि समय, ज्ञान, कौशल और नेटवर्किंग भी हो सकते हैं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। संघर्षों के लिए योजना बनाएं। एक सफल योजना केवल उन चीज़ों के बारे में नहीं है जो आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि योजना के दौरान संघर्ष और समस्याएं आ सकती हैं। योजना बनाते समय संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना और उनके लिए समाधान तैयार करना आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। योजना को क्रियान्वित करना। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि योजना बनाने के बाद केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे लागू करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप बिना किसी कार्रवाई के केवल योजना बनाते रहते हैं तो आपकी योजना व्यर्थ हो सकती है। आपको अपनी योजना को सक्रिय रूप से लागू करना होगा और प्रत्येक कदम पर ध्यान देना होगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ये सुनिश्चित करें कि आप किसी भी स्थिति में अपनी योजना को भूलें नहीं बल्कि उसे लागू करने के लिए लगातार कार्य करते रहें। योजना में लचीलापन होना चाहिए। जब आप किसी योजना पर काम कर रहे होते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसे लचीला बनाएं। हर स्थिति में बदलाव हो सकता है और अगर आपकी योजना बहुत कठोर होगी तो आप इन बदलावों का सामना करने में असमर्थ हो सकते हैं। योजनाओं में लचीलापन बनाए रखें ताकि आप बदलावों के अनुसार योजना को सुधार सकें। जैसे जैसे आप अपनी योजना को लागू करते हैं उसमें सुधार करने के लिए खुले रहें। योजना में टीम की भूमिका। हिल इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि अकेले किसी बड़ी योजना को लागू करना बहुत कठिन हो सकता है। इसके लिए आपको सही लोगों की मदद लेनी होगी।
एक अच्छी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है जो आपके उद्देश्यों को समझते हों और आपकी योजना के लिए सही दिशा में योगदान देने के लिए तैयार हों। इसलिए अपनी योजना को लागू करते समय सही लोगों का चुनाव करें और सुनिश्चित करें कि आपकी टीम आपके साथ मिलकर सही दिशा में काम कर रही है। पलटवार योजना हिल ने यह भी सुझाव दिया कि यदि आपकी पहली योजना काम नहीं करती है तो आपको एक वैकल्पिक योजना तैयार करनी चाहिए। कभी कभी चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती और ऐसे में एक दूसरे तरीके से सोचने की आवश्यकता होती है। ये पलटवार योजना किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में मदद करती है। जब आपकी योजना अटक जाए या कोई समस्या उत्पन्न हो तो ये पलटवार योजना आपकी मदद कर सकती है। ये दर्शाता है कि सफलता कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती और यदि हम अपनी पहली योजना में विफल होते हैं तो हमें धैर्य और लचीलापन दिखाने की आवश्यकता होती है। सफलता के उदाहरण नेपोलियन हिल कई सफल व्यक्तित्वों के उदाहरण इस अध्याय में प्रस्तुत करते हैं, जैसे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू किया और उनके परिणामस्वरूप सफलता प्राप्त की। निष्कर्ष अंत में हिल ये स्पष्ट करते हैं कि सफलता के लिए केवल इच्छा या कल्पना पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए एक व्यवस्थित, संगठित योजना की आवश्यकता होती है। योजना का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि आप उस योजना को सक्रिय रूप से लागू करें, उसमें सुधार करें और उसे लचीलापन के साथ परफेक्ट करें। योजना के बिना कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है, लेकिन एक ठोस और सुसंगठित योजना के साथ आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हैं। 7वां अध्याय, निर्णय, डिसीजन। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के 7वें अध्याय का नाम है डिसीजन यानी निर्णय। इस अध्याय में हिल ये बताते हैं कि सफलता की कुंजी जल्दी और निडर निर्णय लेने में है। हिल का मानना है कि सफलता केवल उन लोगों के लिए है जो निर्णायक होते हैं और जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिना किसी संकोच के कदम उठाते हैं। निर्णय का महत्व। नेपोलियन हिल के अनुसार निर्णय न केवल हमारी दिशा तय करते हैं, बल्कि यह हमारी सफलता और असफलता के बीच एक बड़ा अंतर बनाते हैं। यदि आप किसी भी स्थिति में निर्णय लेने में विलंब करते हैं या हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं, तो आप अपनी सफलता की राह में बाधा डाल रहे होते हैं। हिल ने ये स्पष्ट किया कि निर्णय केवल कार्य के बारे में नहीं होते, बल्कि वे विचार, मानसिकता और हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता ही एक व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग करती है। वे लोग जो निर्णय लेने से कतराते हैं या जो लगातार संशय में रहते हैं, वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। निर्णय लेने का महत्व। हिल बताते हैं कि निर्णय लेने में डर और संकोच सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं। यदि आप निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं या निर्णय लेने में घबराते हैं, तो आपको हमेशा अपने लक्ष्य से दूर ही रहना पड़ेगा। जिन लोगों को सफलता मिलती है, वे अक्सर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वे निर्णय लेते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। ये साहसिकता ही उन्हें सफलता के करीब ले जाती है। निर्णय एक ऐसा कदम है जो हमें सक्रिय बनाता है और किसी भी स्थिति में हमें स्थिर और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। निर्णय लेने में साहस की आवश्यकता। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए। एक व्यक्ति के पास जितना अधिक आत्मविश्वास होगा, वह उतनी ही जल्दी और साहस के साथ निर्णय ले सकेगा। आत्मविश्वास के बिना निर्णय लेना कठिन होता है, क्योंकि मन में हमेशा ये डर रहता है कि क्या ये निर्णय सही है या गलत। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें और अपने निर्णयों के साथ खड़े रहें। जब आप सही मानसिकता से निर्णय लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप एक कदम और सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। निर्णय की शक्ति और स्थिरता। हिल के अनुसार ये भी जरूरी है कि निर्णय एक बार लिया जाए और उसे पूरा किया जाए। जो लोग लगातार अपने निर्णयों में संशय करते रहते हैं, वे कभी भी सफलता की ओर बढ़ने में सक्षम नहीं होते। आपको एक बार निर्णय लेने के बाद उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लागू करना होता है। सफल लोग कभी भी अपने निर्णयों को बदलने में समय नहीं गंवाते। जब उन्होंने एक निर्णय लिया तो वे उस पर टिके रहते हैं और उसे पूरा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। अगर आपके पास सही निर्णय है और आप उस पर टिके रहते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। निर्णय में जल्दी और निडरता। हिल ने यह भी कहा कि सफलता में देर करने से कोई फायदा नहीं होता। निर्णय जल्दी और निडरता से लेने चाहिए। जब तक आप किसी निर्णय में बहुत देर करते हैं, तब तक समय हाथ से निकल जाता है और मौके छूट सकते हैं। ये सच है कि कभी कभी जल्दी किए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन गलतियों से सीखना और सुधारना अधिक महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक विचार करने से बेहतर है कि आप एक निर्णय लें और उसे लागू करें। निर्णय की आदतें। हिल के अनुसार एक सफल व्यक्ति वह है जो जल्दी और सही निर्णय लेने की आदत डालता है। यह आदतें स्वाभाविक रूप से बनती हैं जब हम बार बार निर्णय लेते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं। जैसे जैसे आप अपने निर्णयों को बेहतर तरीके से लागू करने की आदत डालते हैं, वैसे वैसे आप और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास और निर्णय लेने के फैसलों पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है।
जो व्यक्ति हर निर्णय को सावधानीपूर्वक विचार और स्पष्ट दृष्टिकोण से लेते हैं, वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। निर्णय और डर का संबंध एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि डर निर्णय लेने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। ये डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, नौकरी छोड़ने का डर, व्यापार शुरू करने का डर या जोखिम लेने का डर। लेकिन हिल के अनुसार डर पर काबू पाना ही सफलता की कुंजी है। जब आप डर से मुक्त होकर निर्णय लेते हैं तो आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। सफलता के उदाहरण हिल ने इस अध्याय में कुछ सफल व्यक्तियों के उदाहरण भी दिए हैं जिन्होंने अपने निर्णयों को शीघ्र और निडरता से लिया। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने जल्दी और साहसिक निर्णय लिए, और थॉमस एडिसन, जिन्होंने अपने व्यापार और आविष्कारों के लिए जल्द और निर्णायक निर्णय लिए, दोनों ही इससे जुड़ी महान कहानियां हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हिल ये दर्शाते हैं कि जल्दी और निर्णयात्मक रूप से काम करना सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। वे ये भी बताते हैं कि यह एक आदत है जो समय के साथ बनती है और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। निर्णय लेने में एक सहायक रणनीति हिल ये भी कहते हैं कि निर्णय लेने से पहले यदि आपको कुछ समय लगता है तो भी आपके पास एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि निर्णय लेने से पहले एक योजना बनाएं और फिर उस पर काम करें। ये योजना आपके निर्णय के साथ साथ एक मजबूत कार्य योजना बनाती है जिससे आपको सही दिशा में काम करने का मार्गदर्शन मिलता है। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि निर्णय सफलता की कुंजी है। जिन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता होती है वे ही जीवन में महान कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। निर्णय लेने में आत्मविश्वास और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर आप सही निर्णय लेते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह जरूरी है कि आप डर और संकोच से पार पाएं और अपनी मंजिल की ओर बिना किसी संदेह के बढ़ते रहें। एक बार निर्णय ले लें और फिर पूरी ताकत से उस निर्णय पर विश्वास रखते हुए उसे लागू करें। ये वही प्रक्रिया है जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। 8वां अध्याय, दृढ़ता, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के 8वें अध्याय का नाम है परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। इस अध्याय में हिल ये बताते हैं कि सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां और रुकावटें केवल उन लोगों को रोक सकती हैं जिनमें दृढ़ता की कमी है। दृढ़ता वह ताकत है जो हमें असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। दृढ़ता का महत्व नेपोलियन हिल के अनुसार दृढ़ता सफलता का एक अभिन्न हिस्सा है। हिल मानते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे थोड़ी सी कठिनाई या असफलता के बाद हार मान लेते हैं। वे यह मानते हैं कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अंतिम दम तक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। दृढ़ता केवल शारीरिक ताकत नहीं है बल्कि यह मानसिक शक्ति भी है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और बावजूद इसके अपने लक्ष्यों के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखते हैं तो हम दृढ़ता का अभ्यास कर रहे होते हैं। ये वह शक्ति है जो हमें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखती है। दृढ़ता और इच्छा का संबंध हिल ये बताते हैं कि दृढ़ता का आधार इच्छा है। एक मजबूत इच्छा के बिना हम किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं कर सकते। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो हम हर संघर्ष और रुकावट को पार करने में सक्षम होंगे। आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी उतनी ही अधिक दृढ़ता आपको दिखाई देगी। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट और दृढ़ होता है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति या आंतरिक डर आपको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता। दृढ़ता को विकसित करने के उपाय नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में कुछ उपाय दिए हैं जिनके माध्यम से हम अपनी दृढ़ता को विकसित कर सकते हैं। यह उपाय हमारे मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण को बेहतर बनाते हैं जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर अडिग रहते हैं। निश्चित उद्देश्य होना। हिल कहते हैं कि दृढ़ता के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास एक निश्चित उद्देश्य हो। यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप जान सकें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। यदि उद्देश्य अस्पष्ट होगा तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां आपको भ्रमित कर सकती हैं और आप अपनी दिशा से भटक सकते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और दृढ़ता बनाए रखने में मदद करता है। विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाना। जब हम अपने आप में विश्वास करते हैं तो हमारी दृढ़ता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। हिल के अनुसार आत्मविश्वास और दृढ़ता एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब हम अपने उद्देश्य में विश्वास रखते हैं और यह जानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो हम किसी भी संघर्ष को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। सकारात्मक मानसिकता भी दृढ़ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिल ये कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरपूर रखना चाहिए। जब हम नकारात्मकता और संदेह से घिरे होते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती। सकारात्मक सोच हमें उन कठिनाइयों के बीच भी रास्ता दिखाती है जिनका हम सामना कर रहे होते हैं। धैर्य रखें और हर अवसर को स्वीकार करें। दृढ़ता का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय तेजी से आगे बढ़ें। कभी कभी हमें ठहरकर विचार करना होता है और फिर सही कदम उठाना होता है। ये धैर्य की भावना है जो हमें हमारी यात्रा पर स्थिर बनाए रखती है। निरंतर प्रयास करें। दृढ़ता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
हिल बताते हैं कि सफलता के रास्ते में कई बार असफलताएं आएंगी, लेकिन यह असफलताएं हमारी क्षमता को परखने का एक तरीका है। जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सफलता में दृढ़ता का उदाहरण नेपोलियन हिल इस अध्याय में कुछ प्रसिद्ध उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने दृढ़ता के बल पर अपनी असफलताओं को सफलता में बदला। थॉमस एडिसन का उदाहरण हिल इस अध्याय में देते हैं। एडिसन ने हजारों बार बल्ब का आविष्कार करने में असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका दृढ़ता का दृष्टिकोण उन्हें अंततः सफलता की ओर ले गया। उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हेनरी फोर्ड भी एक महान उदाहरण है। उन्होंने भी कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके विश्वास और दृढ़ता ने उन्हें एक सफल व्यवसाय और आविष्कारक बना दिया। दृढ़ता और नकारात्मक विचारों का मुकाबला हिल ये भी बताते हैं कि हमें नकारात्मक विचारों से निपटना सीखना चाहिए। जब हम किसी असफलता का सामना करते हैं या हमारे प्रयासों के बावजूद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। हिल के अनुसार ये नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं और हमारी दृढ़ता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन विचारों को पहचानें और उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालें। हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहकर सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। दृढ़ता का मानसिक अभ्यास हिल ये कहते हैं कि दृढ़ता केवल एक शारीरिक या बाहरी गुण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अभ्यास है। हमें अपने दिमाग को यह आदत डालनी होगी कि हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। इस मानसिकता को आत्मसात करने के बाद हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दृढ़ता को हर दिन अभ्यास में लाएं। हिल का मानना है कि दृढ़ता एक आदत है जिसे हर दिन अभ्यास में लाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से यह साबित करना होगा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। समय के साथ यह आदत हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगी। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि दृढ़ता सफलता की कुंजी है। जब तक हम अपनी मंजिल के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते और किसी भी कठिनाई के बावजूद लगातार प्रयास नहीं करते, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दृढ़ता वह शक्ति है जो हमें असफलताओं से सीखने और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने में मदद करती है। जो लोग दृढ़ रहते हैं वे अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसलिए यदि हम किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें दृढ़ता के साथ लगातार काम करते रहना चाहिए। 9वां अध्याय, शक्ति का मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के 9वें अध्याय का नाम है द मास्टरमाइंड, यानी शक्ति का मास्टरमाइंड। इस अध्याय में हिल ये बताते हैं कि सफलता का एक अहम रहस्य है मास्टरमाइंड, यानी उन लोगों के समूह से मिलकर काम करना जिनके पास समान उद्देश्य, दृष्टिकोण और सोच होती है। मास्टरमाइंड का मतलब क्या है? हिल के अनुसार मास्टरमाइंड का अर्थ है 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जो एक साथ मिलकर एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है। ये समूह सामूहिक रूप से काम करके हर एक व्यक्ति की शक्ति को गुना करता है और नए विचारों, दृष्टिकोणों और रणनीतियों का निर्माण करता है। मास्टरमाइंड का विचार यह है कि जब आप अकेले काम करते हैं तो आपकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मास्टरमाइंड के सिद्धांत हिल ने यह बताया कि मास्टरमाइंड समूह के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे से ऊर्जा, प्रेरणा और सोच प्राप्त होती है, जिससे व्यक्तिगत प्रयासों के मुकाबले सामूहिक प्रयास बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। हिल ने इस सिद्धांत को सिद्ध किया कि जब लोग एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वे केवल एक दूसरे से जानकारी और सलाह नहीं लेते, बल्कि वे एक दूसरे के विचारों को संकलित करके कुछ नया उत्पन्न करते हैं। मास्टरमाइंड की शक्ति हिल के अनुसार यह मास्टरमाइंड की शक्ति ही है जो महान कार्यों को अंजाम देती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे एक दूसरे की शक्तियों को पहचानते और उसका इस्तेमाल करते हैं। मास्टरमाइंड समूह में हर सदस्य अपने अपने अनुभव, कौशल और ज्ञान के साथ योगदान करता है, जो समूह की सामूहिक सफलता में योगदान देता है। हिल ये बताते हैं कि मास्टरमाइंड समूह का प्रभाव किसी व्यक्ति के अकेले प्रयास से कहीं अधिक होता है। इसके अलावा मास्टरमाइंड के सिद्धांत में ये भी शामिल है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें उनके विचारों से कुछ नया सीखने को मिलता है और यह सीख हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में योगदान करती है। मास्टरमाइंड का निर्माण कैसे करें? हिल के अनुसार एक प्रभावी मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए कुछ आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य। मास्टरमाइंड समूह का गठन करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि समूह का उद्देश्य स्पष्ट हो। यह उद्देश्य समूह के सभी सदस्य के लिए समान हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हों। समान विचारधारा। मास्टरमाइंड में शामिल होने वाले सभी लोगों को समान दृष्टिकोण और सोच की आवश्यकता होती है। जब सभी सदस्य अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों में सहमत होते हैं तो समूह में सामूहिक ऊर्जा और गति का निर्माण होता है। प्रेरणा और प्रेरक विचार। मास्टरमाइंड में शामिल सभी सदस्य प्रेरणा से भरे होते हैं और वे एक दूसरे के विचारों को बढ़ावा देते हैं। ये प्रेरणा समूह को अधिक सकारात्मक रूप में कार्य करने की शक्ति देती है।
समूह के सदस्यों का कौशल। मास्टरमाइंड में शामिल सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। हर सदस्य की अलग अलग ताकत होती है जो समूह को और अधिक प्रभावी बनाती है। नम्रता और सामूहिकता। मास्टरमाइंड समूह में हर सदस्य को एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने का अवसर मिलता है। इस प्रकार सामूहिकता और नम्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है ताकि हर सदस्य बिना किसी रुकावट के अपने विचारों को साझा कर सके। मास्टरमाइंड के लाभ। मास्टरमाइंड समूह के कई लाभ होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में मदद कर सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान। मास्टरमाइंड समूह में विचारों का आदान प्रदान होता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो नए विचार, दृष्टिकोण और रणनीतियां उभर कर आती हैं जो एक व्यक्ति अकेले नहीं सोच सकता। यह विचारों का आदान प्रदान आपको अपनी दिशा में नई संभावनाओं को देखने में मदद करता है। प्रेरणा और ऊर्जा। मास्टरमाइंड में लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं जिससे सभी सदस्य अधिक सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं। यह ऊर्जा आपको कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समूह समर्थन और विश्वास। मास्टरमाइंड समूह के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं और यह समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आपके पास एक समूह होता है तो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में अकेला महसूस नहीं होता। यह विश्वास और समर्थन आपकी सफलता की कुंजी हो सकते हैं। जल्दी सफलता प्राप्त करना। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो परिणाम जल्दी आते हैं। मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों का सामूहिक प्रयास हर सदस्य को तेजी से सफलता की ओर ले जाता है। मास्टरमाइंड का एक प्रसिद्ध उदाहरण। हिल ने इस अध्याय में हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया है जो मास्टरमाइंड के सिद्धांत का आदर्श उदाहरण है। हेनरी फोर्ड ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन जब उन्होंने अपने काम के लिए सही लोगों के साथ साझेदारी की तो वह सफलता की ओर बढ़े। फोर्ड ने अपने कार्यों में दूसरों के विचारों और मदद से सफलता प्राप्त की और उनका मास्टरमाइंड समूह उनके जीवन की सफलता में एक अहम योगदान था। मास्टरमाइंड का प्रभाव केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है। हिल ये भी बताते हैं कि मास्टरमाइंड केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है। ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक संबंधों और किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्य में भी प्रभावी है। जब हम एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मास्टरमाइंड समूह की शक्ति सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, प्रेरित होते हैं और सामूहिक रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। आपके पास एक ऐसा मास्टरमाइंड समूह होना चाहिए जिसमें समान उद्देश्य और दृष्टिकोण वाले लोग शामिल हों। मास्टरमाइंड का विचार यह है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं बल्कि हम एक दूसरे की ताकत से भी लाभ उठाते हैं। ये सिद्धांत किसी भी सफलता की कुंजी हो सकता है। 10वां अध्याय, सेक्स का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के 10वें अध्याय का नाम है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी सेक्स का रूपांतरण। यह अध्याय थोड़ा अद्वितीय और रहस्यमय लगता है क्योंकि हिल ने सेक्स के बारे में बात करते हुए उसे शक्ति, प्रेरणा और सफलता के संदर्भ में जोड़ा है। इस अध्याय में हिल ये बताते हैं कि कैसे हम अपनी यौन ऊर्जा का रूपांतरण करके उसे मानसिक और शारीरिक सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। सेक्स का रूपांतरण क्या है? हिल के अनुसार सेक्स केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। सेक्स का रूपांतरण यानी उस ऊर्जा को किसी अन्य रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में बदलना। हिल यह मानते हैं कि यौन ऊर्जा एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति होती है और यदि इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो ये किसी भी व्यक्ति को महान कार्यों को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर सकती है। सेक्स की ऊर्जा का उपयोग रचनात्मकता में। हिल के अनुसार जब कोई व्यक्ति यौन ऊर्जा को रचनात्मकता के रूप में बदलता है तो यह उसे अपने विचारों को आकार देने, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और अंततः महान कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्स की ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में बदल जाती है जो व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाती है। यह ऊर्जा किसी व्यक्ति को न केवल शारीरिक दृष्टि से सक्षम बनाती है बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी उसे सशक्त करती है। हिल का कहना है कि यह रूपांतरण सभी महान लोगों के जीवन में देखा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि बड़े उद्यमियों, कलाकारों, लेखकों और अन्य सफल व्यक्तियों ने अपनी यौन ऊर्जा को उत्पादक कार्यों में बदलकर सफलता प्राप्त की है। सेक्स की ऊर्जा और मानसिक स्थिति। हिल यह मानते हैं कि सेक्स की ऊर्जा केवल शारीरिक आकर्षण और इच्छाओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। जब हम अपनी यौन ऊर्जा को मानसिक रूप से सशक्त करते हैं तो यह हमारी जीवन शक्ति और समग्र उत्पादकता को बढ़ाता है। सेक्स की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने से मनुष्य में आत्मविश्वास, दृढ़ता और एकाग्रता बढ़ती है जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। सेक्स और रचनात्मकता का संबंध। हिल ने यह भी बताया कि यौन ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में बदलने से हमारे दिमाग में नए विचार, नए दृष्टिकोण और नई प्रेरणा का जन्म होता है। यह ऊर्जा मानसिक रूप से व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाती है और उसे अधिक दृढ़ता से अपने उद्देश्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है।
महान लोगों की यौन ऊर्जा का उपयोग। इस अध्याय में हिल ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों का उदाहरण भी दिया है जिन्होंने अपनी यौन ऊर्जा का रूपांतरण रचनात्मक कार्यों में किया और सफलता प्राप्त की। इनमें से कुछ उदाहरण हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपने जीवन में यौन ऊर्जा का रचनात्मक विचारों में रूपांतरण किया था, जिसके कारण उन्हें अपनी सापेक्षता के सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को उत्पन्न करने की प्रेरणा मिली। उनका मानसिक रूप से तीव्र होना और जीवन के प्रति गहरी सोच का कारण उनकी यौन ऊर्जा को रचनात्मक रूप में बदलने की क्षमता थी। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने भी अपनी यौन ऊर्जा का रूपांतरण रचनात्मक कार्यों में किया। उनकी कई महान आविष्कारों की सफलता का कारण उनका निरंतर रचनात्मक प्रयास था, जो उन्होंने अपनी यौन ऊर्जा का उपयोग करके पाया। हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने भी अपनी यौन ऊर्जा को उत्पादक और रचनात्मक कार्यों में बदलकर सफलता प्राप्त की। उनका ध्यान हमेशा अपने काम और उद्देश्यों पर रहता था और उन्होंने कई व्यावसायिक और रचनात्मक चुनौतियों का सामना किया। सेक्स की ऊर्जा का मानसिक रूप से उपयोग। हिल का कहना है कि जब हम अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। सेक्स का रूपांतरण, यानी इस ऊर्जा का मानसिक रूप से प्रयोग करना, हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, जिससे व्यक्ति अधिक रचनात्मक और उत्पादक बनता है। शारीरिक और मानसिक लाभ। जब हम यौन ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो यह हमारे शरीर में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार करता है। मानसिक रूप से भी हम अधिक सक्रिय रहते हैं और यह हमारी सोच और दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। साथ ही ये हमारी आत्मनियंत्रण क्षमता को भी मजबूत बनाता है, जिससे हम अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं। सेक्स का रूपांतरण कैसे करें? हिल के अनुसार यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने के कुछ उपाय हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। ध्यान और मानसिक एकाग्रता। मानसिक रूप से यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए ध्यान और मानसिक एकाग्रता आवश्यक हैं। जब हम अपने विचारों और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी यौन ऊर्जा के रूपांतरण में सहायक हो सकता है। शारीरिक व्यायाम और गतिविधियों से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जो मानसिक रूप से भी लाभकारी साबित होता है। आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक रूप से भी यौन ऊर्जा को उच्च स्तर की रचनात्मकता में बदलने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। ये व्यक्ति को मानसिक रूप से केंद्रित करता है और उसकी सोच को स्पष्ट बनाता है। सकारात्मक मानसिकता। अपनी यौन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए सकारात्मक मानसिकता का होना आवश्यक है। यह ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में बदलने में मदद करता है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि यौन ऊर्जा को शारीरिक इच्छाओं के बजाय मानसिक और रचनात्मक कार्यों में बदलने से व्यक्ति अपने जीवन में महान सफलता प्राप्त कर सकता है। यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने का अर्थ है इस शक्तिशाली ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, जिससे मानसिक, शारीरिक और व्यक्तिगत सफलता मिल सके। यह ऊर्जा व्यक्ति को अधिक प्रेरित और सशक्त बनाती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। 11वां अध्याय, मस्तिष्क की शक्ति, द सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के 11वें अध्याय का नाम है द सबकॉन्शियस माइंड, यानी मस्तिष्क की शक्ति। इस अध्याय में हिल ने बताया है कि मस्तिष्क के अवचेतन स्तर पर हमारी सोच, विचार और विश्वासों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि कैसे हम अपने अवचेतन मस्तिष्क का सही तरीके से उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क क्या है? हिल के अनुसार अवचेतन मस्तिष्क वह हिस्सा है जहां पर हमारे विचार, विश्वास और अनुभव जमा होते हैं। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारे जागरूक मस्तिष्क से बाहर काम करता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। अवचेतन मस्तिष्क हमारे द्वारा किए गए हर निर्णय, हर सोच और हर क्रिया को प्रभावित करता है। यह मानसिक प्रक्रिया स्वचालित रूप से चलती है और यह हमारे विचारों और विश्वासों के आधार पर हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अवचेतन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली। हिल के अनुसार अवचेतन मस्तिष्क एक शक्तिशाली स्टोरहाउस है जो हमारे जीवन के अनुभवों को, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, आत्मसात करता है। ये हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करता है, जिससे हमारे जीवन के परिणाम निर्धारित होते हैं। अवचेतन मस्तिष्क का मुख्य कार्य यह है कि यह हमारे द्वारा अनुभव किए गए सभी विचारों को सच मानकर उन्हें हमारे व्यवहार में लागू करता है। यह मस्तिष्क हमारी इच्छाओं, लक्ष्यों और विश्वासों को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करता है। हिल ने ये कहा कि जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो ये हमें हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। अवचेतन मस्तिष्क और सफलता। हिल ने बताया कि जो व्यक्ति अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरते हैं, वे सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह मस्तिष्क हमें आत्मविश्वास, प्रेरणा और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में सफलता के विचारों और दृढ़ विश्वासों को स्थापित करते हैं तो ये हमारे जीवन में वह सब कुछ आकर्षित करता है जो हमें चाहिए। अवचेतन मस्तिष्क का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि यह बिना किसी प्रयास के हमारे लिए चीजें लाता है। ये हमारी सोच और विश्वासों के अनुसार वास्तविकता को आकार देता है।
अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक और स्पष्ट रखते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमें सफलता के लिए हर अवसर प्रदान करता है। अवचेतन मस्तिष्क को नियंत्रित करना। हिल ने यह भी बताया कि अवचेतन मस्तिष्क को सही दिशा में नियंत्रित करना आवश्यक है। हम इसे सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये कार्य मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग के रूप में किया जा सकता है, जहां हम अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों, लक्ष्यों और आत्मविश्वास को स्थापित करते हैं। यह एक दैनिक प्रक्रिया है जो निरंतर प्रयास से होती है। अवचेतन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए हमें नियमित रूप से सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना चाहिए। यह विचार हमें अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क और आत्मविश्वास। हिल के अनुसार आत्मविश्वास अवचेतन मस्तिष्क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में आत्मविश्वास और सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करते हैं तो ये हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में दिखाई देता है और यह हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को प्रभावी बनाता है। स्वयं को विश्वास दिलाना। हिल ने यह भी बताया कि हमें स्वयं को विश्वास दिलाना होगा कि हम सफल होंगे। यह आत्मविश्वास और विश्वास अवचेतन मस्तिष्क में जमा होते हैं और हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। हिल ने अपने उदाहरण में यह बताया कि जिन लोगों के पास दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास होता है वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग कैसे करें? सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। अवचेतन मस्तिष्क को नियंत्रित करने का सबसे पहला कदम है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है और परिणामस्वरूप हमें जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। दृढ़ विश्वास रखें। हिल के अनुसार आत्मविश्वास और विश्वास का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में सक्षम हैं। यह विश्वास अवचेतन मस्तिष्क में गहरे रूप से बैठता है और हमारी सफलता को प्रेरित करता है। स्वयं से बातचीत करें। खुद से बातचीत करना यानी आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, हमारे अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हमें अपने आप से यह कहना चाहिए कि हम सफल होंगे, हम अच्छे हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। अवचेतन मस्तिष्क को प्रोग्राम करें। हिल ने यह सलाह दी कि हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रोग्राम करने के लिए सकारात्मक विचारों को लगातार दोहराना चाहिए। ये काम हम दैनिक रूप से कर सकते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में रोज सोचें और उन्हें बार बार दोहराएं। दृश्य रूप से कल्पना करें। हिल का मानना था कि अवचेतन मस्तिष्क को सबसे प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित करने का तरीका यह है कि हम अपनी सफलता की मानसिक तस्वीरें बनाकर देखें। जब हम अपनी सफलता के दृश्य मानसिक रूप से अपनी आंखों के सामने लाते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अवचेतन मस्तिष्क हमारी सफलता का एक शक्तिशाली कारक है। हम अपनी सोच, विश्वासों और विचारों के माध्यम से अपने अवचेतन मस्तिष्क को मार्गदर्शन दे सकते हैं और इसे अपनी सफलता की दिशा में प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरते हैं तो यह हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। अवचेतन मस्तिष्क को सही दिशा में प्रोग्राम करके हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह मानसिक शक्ति हमें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है और अंततः सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। 12वां अध्याय, मस्तिष्क की शक्ति, द ब्रेन, थिंक एंड ग्रो रिच के 12वें अध्याय का नाम है द ब्रेन यानी मस्तिष्क की शक्ति। इस अध्याय में नेपोलियन हिल मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाते हैं और बताते हैं कि यह कैसे हमारी सोच, निर्णय और कार्यों को प्रभावित करता है। हिल का मानना है कि मस्तिष्क केवल शारीरिक रूप से सोचने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली कारक है जो हमारी सफलता को निर्धारित करने में मदद करता है। मस्तिष्क का कार्य। हिल ने मस्तिष्क को वाइब्रेटिंग रिसेप्टर के रूप में वर्णित किया है जो विश्व के विचारों और शक्तियों से जुड़ा हुआ है। वह बताते हैं कि मस्तिष्क निरंतर विचारों को उत्पन्न करता है और यह विचार एक प्रकार के वाइब्रेशन की तरह कार्य करते हैं जो हमारे जीवन के अनुभवों और सफलता के परिणाम को आकार देते हैं। मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न ये वाइब्रेशन हमारे विचारों और विश्वासों के अनुरूप होते हैं और यह हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। मस्तिष्क और विचार की शक्ति। हिल के अनुसार मस्तिष्क और विचारों के बीच गहरा संबंध है। हमारी सोच और विचारों के आधार पर मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की वाइब्रेशन उत्पन्न करता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन भी सकारात्मक होती हैं और जब हम नकारात्मक विचार करते हैं तो मस्तिष्क से नकारात्मक वाइब्रेशन उत्पन्न होती हैं। इसलिए सफलता की दिशा में पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। हिल ने इस बात को बार बार दोहराया है कि हमारे विचारों का शक्ति हमारे जीवन में वास्तविक परिणामों के रूप में दिखाई देती है। मस्तिष्क को किस प्रकार प्रशिक्षित करें?
सकारात्मक मानसिकता को अपनाएं। हिल के अनुसार मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो मस्तिष्क भी सकारात्मक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, जो हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लाता है। आत्मविश्वास का विकास करें। आत्मविश्वास मस्तिष्क की शक्ति को अधिक प्रभावी बनाता है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं तो मस्तिष्क को यह संदेश मिलता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। यह आत्मविश्वास मस्तिष्क में वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, जो हमारे सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। अपने लक्ष्यों का स्पष्ट चित्र बनाएं। हिल ने यह कहा कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम अपने लक्ष्यों का मानसिक चित्र बनाएं। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से मस्तिष्क में चित्रित करते हैं तो मस्तिष्क उन लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करता है। सकारात्मक और प्रेरक विचारों को निरंतर दोहराएं। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सकारात्मक विचारों को नियमित रूप से दोहराएं। यह विचार मस्तिष्क के अंदर गहरे रूप से बैठ जाते हैं और हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क को एक दिशा में केंद्रित करें। हिल के अनुसार मस्तिष्क को एक स्पष्ट दिशा में केंद्रित करने से हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जब मस्तिष्क का ध्यान केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो वह उसे पूरा करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों और अवसरों को आकर्षित करता है। मस्तिष्क के साथ काम करने वाले प्रमुख सिद्धांत। हिल ने इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है जो मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। मस्तिष्क के संचार की क्षमता। हिल ने बताया कि मस्तिष्क केवल व्यक्तिगत विचारों का केंद्र नहीं है, बल्कि यह विचारों के बीच संवाद स्थापित करने की क्षमता भी रखता है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क से भी जुड़ सकती हैं, जिससे एक सामूहिक मानसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सामूहिक ऊर्जा सफलता की दिशा में मदद कर सकती है। मस्तिष्क के प्रति विश्वास और आशा। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम विश्वास और आशा से भरे रहें। जब हम विश्वास रखते हैं कि हम सफल होंगे तो मस्तिष्क उस विश्वास को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करता है। विचारों का निरंतर प्रवाह। हिल ने बताया कि विचारों का निरंतर प्रवाह मस्तिष्क की शक्ति को और बढ़ाता है। जब हम अपने विचारों को निरंतर सकारात्मक दिशा में बदलते रहते हैं तो मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लाती हैं। मस्तिष्क और जीवन के कानून। हिल के अनुसार मस्तिष्क और जीवन के बीच एक गहरा संबंध है। जीवन में जो भी परिणाम होते हैं वे मस्तिष्क के विचारों और वाइब्रेशन के परिणामस्वरूप होते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मस्तिष्क को शक्ति देने के उपाय। सकारात्मक सोच को आदत बनाएं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं। मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक विचारों से भरने से उसकी शक्ति बढ़ती है। ध्यान और ध्यान केंद्रित करें। मस्तिष्क को केंद्रित करने के लिए ध्यान और एकाग्रता आवश्यक है। यह अभ्यास मस्तिष्क को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। समय का सही उपयोग करें। मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं उनका मस्तिष्क सबसे अधिक प्रभावी होता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब मस्तिष्क में आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित होती है। निष्कर्ष। इस अध्याय में हिल ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मस्तिष्क हमारी सफलता का मुख्य कारक है। यह न केवल हमारे विचारों और निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि यह बाहरी दुनिया से भी जुड़ा होता है, जिससे हमें सही दिशा और अवसर मिलते हैं। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना और सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना सफलता की कुंजी है। हमारे विचार और मानसिक दृष्टिकोण हमारी सफलता को आकार देते हैं। जब हम मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वह हमारी सफलता में सहायक बनता है और हमें जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।